हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो मोस्टली एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। वो है रूमेटिक हार्ट डिजीज। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये रूमेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है ना। तो ये रूमेटिक वर्ड मतलब होता है कि या फिर रोमैटिज्म आप कह सकते हैं। ये किसी भी पर्टिकुलर मसल्स या फिर जॉइंट्स या फिर फाइब्रस टिश्यू के इन्फ्लेमेशन या पेन को कहते हैं हम लोग कि रूमेटिक या फिर रोमैटिज्म। जैसे कि एग्जांपल रोमैटिक अर्थराइटिस होता है ना, रोमैटिक अर्थराइटिस कहते हैं तो उसका मतलब क्या, इन्फ्लेमेशन और पेन होगी जॉइंट्स की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वो नहीं समझा कि रोमैटिज्म मतलब क्या होता है। कुछ बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी होती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना छोटे छोटे बेसिक के साथ साथ मैं आप लोगों को ये समझाऊं और खुद भी मेरा रिवीजन हो जाए। समझिए कि ये वॉल्व है हार्ट की। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि ये हार्ट के वॉल्व का डिफेक्ट होता है। ठीक है, किसके कारण? रूमेटिक फीवर के कारण। ठीक है, जो कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है बॉडी की। रूमेटिक हार्ट डिजीज में के दो टाइप्स होते हैं। पहला एक्यूट रूमेटिक फीवर, दूसरा क्रॉनिक रूमेटिक फीवर। तो आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगी एक्यूट रूमेटिक फीवर। ओके, आई होप कि मैं ऐसे कहानी के तौर पे आप लोगों को समझा सकूं और इजीली आप लोगों को समझ आ सके। तो चलिए, अब बातें बहुत हो गई हैं, ये चलते हैं। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक्यूट रूमेटिक फीवर के बारे में। तो ये होता कैसे है, ठीक है, और इसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम होती है। ये होता है एक सबसे डेंजरस बैक्टीरिया के कारण, जिसे कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, जो कि ग्रुप ए का स्ट्रेप्टोकोकस, ओके, जो कि बिलोंग करता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन के स्पीसीज से। सीक्वेंस ऑफ इन्फेक्शन ये बॉडी में कॉज करेगा और जो मेनली किसको किसको इन्वॉल्व करेगा, हार्ट को इन्वॉल्व करेगा, स्किन को इन्वॉल्व करेगा, हमारी जॉइंट्स को इन्वॉल्व करेगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, और सब क्यूटेनियस टिश्यू को भी ये इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे कि ये कैसे इन सभी चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसकी एटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, ये कैसे हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है और कैसे ये डिजीज काउज करता है। तो चलिए, आप लोग रेडी हैं इसके पैथोजेनेसिस के बारे में जानने के लिए। ये जनरली थ्रोट इन्फेक्शन करवाएगा। इसका एक मेन चीज़ है, ये क्या करवाएगा, थ्रोट का इन्फेक्शन करवाएगा। ठीक है, आप इसे कहानी के तौर पे समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये अपीयर होता है कुछ दिन या कुछ वीक्स के बाद, जैसे इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, सपोज किसी ने इनहेल कर दिया वो बैक्टीरिया, किसी भी मोड के थ्रू बैक्टीरिया किसी भी पेशेंट के अंदर चला गया, किसी भी पर्सन के अंदर चला गया। ठीक है, तो क्या होगा, वो उसे इन्फेक्शन कर देगा, मगर वो क्या होगा, कुछ वीक्स या कुछ दिन के बाद वो अपीयर होगा। ठीक है, उसके सिम्टम्स अपीयर होंगे, दिखने लगेंगे। ठीक है, और ये लीजन्स के थ्रू भी इसे डायग्नोस नहीं किया जा सकता है कि इस पर्सन को एक्यूट रूमेटिक फीवर है। ये ऑटो इम्यून कंडीशन होती है और इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है। जैसे कि हम लोग ये समझ रहे हैं कि एक्यूट रूमेटिक फीवर क्या होता है, ये जनरली क्या होता है कि ऑटो इम्यून कंडीशन, यानी कि हमारी बॉडी हमारे ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करने लग जाती है। 2 to 3 वीक्स तक ये फीवर किसी भी पर्सन के अंदर रहता है। ये फीवर होता है, किसी भी परसिस्ट कर जाता है 2 to 3 वीक्स के ऊपर, तो वो क्या हो जाता है, क्रॉनिक कंडीशन में कन्वर्ट होने लग जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में। इसे सपोज एक कहानी के तौर पे आप देखें। ठीक है, ये किसके कारण होता है, टाइप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है, जैसे कि एम प्रोटीन कहते हैं। इसके सेल वॉल के स्ट्रक्चर पे स्पेशल प्रोटीन होता है, जैसे कि एम प्रोटीन कहते हैं। तो किसी भी सोर्स के थ्रू ये स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। अब आप इस सिनेरियो को इमेजिन करें कि कोई चोर है। ठीक है, वो जेल में किसी न किसी थ्रू से एंटर कर गया है, तो एंटीजन प्रोड्यूसिंग सेल जो पहला जो पुलिस होगा, ठीक है, पहला जो पुलिस होगा वो क्या करेगा, एंटीजन प्रोड्यूसिंग सेल वो क्या करेगा कि ये एम प्रोटीन वाले एंटीजन को क्या करेगा, वो CD4+T सेल के पास ले जाएगा। यानी कि ये क्या होगा कि इसकी जांच कराने के लिए वो क्या करेगा, जैसे कि हम चेक करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो क्या करेगा, एंटीजन प्रोड्यूसिंग सेल CD4+T
वाली पुलिस को ये दे देगा। तो ये जैसे ही CD4+ T सेल के पास चला जाएगा ये स्ट्रेप्टोकोकस, फिर क्या होगा, वो क्या करता है कि वो उतने में वो कन्वर्ट हो जाता है हेल्पर टी सेल में। वो अपने आप को कन्वर्ट कर देता है हेल्पर टी सेल में, यानी कि वो हेल्प करने लग जाता है। और वो हेल्पर टी सेल क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है बी सेल को। बी सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है, फॉरेन बॉडी या फिर किसी भी एंटीजन, फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बी सेल क्या, वो बहुत सारे एंटीबॉडीज बनाने लगे कि अरे अब उसको मारना है, क्योंकि ये तो बहुत सारी पुलिस आ गई, ठीक है, यानी कि एंटीबॉडीज कि ये एंटीजन है, कि अलार्म बज गया और फिर बहुत सारे एंटीबॉडीज निकलने लगे। तो क्या हुआ कि इसने क्या किया, अब तो ये पकड़ा गया, ठीक है, ये एम प्रोटीन वाला स्ट्रेप्टोकोकस। तो इसने क्या किया, इसने खेला ट्रिक, ठीक है। अपने एम प्रोटीन, जो इसका जो एम प्रोटीन है वो किससे रिजेंबल करता है, क्या आप लोग सोच सकते हैं? वो हमारे बॉडी के किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से उसके सेल्स के स्ट्रक्चर एम प्रोटीन रिजेंबल करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया ट्विस्ट, यानी कि इसने क्या किया, इसने कह दिया कि अरे आपकी कुछ पुलिस भी मुझसे मिले हुए हैं। ये एंटीबॉडी उसके हमारे बॉडी के सेल्स के को ही फौरन समझने लग जाती है, यानी कि उसे भी आतंकवादी समझने लग जाती है और इसे डैमेज करने लग जाती है। और कौन कौन से ऑर्गन्स में डैमेज होंगे, हार्ट, जॉइंट, स्किन और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होने लग जाएगी इन सारे ऑर्गन्स के टिश्यू पर, ठीक है। तो ऑटो इम्यूनिटी होगी और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होने लग जाएगा, तो फीवर होने लग जाएगा, बहुत सारी सिस्टमिक चेंजेस या फिर डिफेक्ट कह सकते हैं हमारे बॉडी में देखने को मिलेगी। ये थे पैथोजेनेसिस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको एक कहानी की तरह ही लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया हो। देखेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो इसके मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर्स हैं, फीवर होगा, नॉजिया होगा, लेथार्जी फील करेगा पेशेंट, एंड 75% पेशेंट्स में अर्थराइटिस भी होगी। और इसके और इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स हैं जैसे कि एक्यूट रोमैटिक कार्डाइटिस। तो ये क्या होता है, ठीक है। रोमैटिक तो मतलब समझ में आ गया था, इन्फ्लामेशन या पेन, एंड कार्डाइटिस मतलब क्या हो गया, इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट लेयर्स, ठीक है, हार्ट के लेयर्स जो होते हैं, ठीक है, उसके इन्फ्लामेशन को कहते हैं एक्यूट रोमैटिक कार्डाइटिस, ठीक है। पहला ये लेयर है जैसे कि एंडोकार्डियम कहते हैं, फिर मायोकार्डियम, फिर पेरिकार्डियम। तो ये हो गया एक्यूट रोमैटिक कार्डाइटिस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि चेस्ट पेन होगा, पाल्पिटेशन होगा और फिर टैकीकार्डिया होगा, ठीक है। और फिर कार्डियक इन्लार्जमेंट, यानी कि हार्ट जो है वो बड़ी दिखेगी, ठीक है, कार्डियक इन्लार्जमेंट हो जाएगा। और फिर वल्वाइटिस भी हो जाएगा, हो सकता है, यानी कि वेल्व के, हार्ट के जो वेल्व हैं उसमें इन्फ्लामेशन, तो उसे वल्वाइटिस कहते हैं। तो ये हो गया एक्यूट रोमैटिक कार्डाइटिस में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें इसका दूसरा है रोमैटिक कोरिया। आप सोच रहे हैं कि मैंने क्यों बनाया है ना। तो रोमैटिक कोरिया मतलब कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट होने लग जाएगा पेशेंट का, ठीक है, जैसे ये एक्यूट रोमैटिक फीवर होगा, ठीक है। पेशेंट का इसमें क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी इसमें, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन से पार्ट, कॉर्पस स्ट्रेटियम इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा कि 6 या उससे ज़्यादा मंथ में ये फीचर्स या सिम्टम्स पेशेंट में दिखने लग जाएंगे। इससे इसमें वाइड फ्लैंजिंग या फिर इरेगुलर डांसिंग मूवमेंट दिखने लग जाएगा। फ्लैंजिंग मूवमेंट, इरेगुलर मूवमेंट, ऐसा ऐसा करके एक्सट्रीमिटीज़ वो मूव करने लग जाएंगे अपने, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 3, दैट इज़ अर्थराइटिस, जो कि कॉमन मैंने बताया था। 75% पेशेंट में हम लोगों को दिखेगा क्लिनिकल फीचर में अर्थराइटिस, ठीक है। जॉइंट्स, अर्थराइटिस में क्या हो, कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है, जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक। ये माइग्रेटरी भी होगा तो पॉली अर्थराइटिस भी कराएगा, ठीक है। तो जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं राइथेमा मार्जिनेटम, ठीक है। स्किन इन्वॉल्वमेंट होगी इसमें, ठीक है। शॉर्ट इसमें क्या होगी, राइथेमा मार्जिनेटम, राइथेमा से आप समझ सकते हैं कुछ रेड सा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ठीक है। रेड मैक्यूल्स देखने को मिलेंगे विथ पेल सेंटर, सेंटर क्या होगा, पेल होगा और ये रिंग की तरह अपीयर होगा, ठीक है। रेड मैक्यूल्स विथ पेल सेंटर। तो उसके बाद आता है सब एक्यूट नोड्यूल्स।
बोनी प्रोमिनेंस पे दिखेंगे, ठीक है, एंड टेंडेंस पे दिखेंगे। ये नोड्यूल्स छोटे होते हैं देन दोज ऑफ रूमेटिक अर्थराइटिस, ठीक है। 4 आर्म और 4 लेग्स के एक्सटेंसिव सरफेस पे ये फील कर सकते हैं हम लोग इस नोड्यूल के पल्पिटेशन को। सो ये थे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स जो मेन कॉमन इंपॉर्टेंट है, एक्यूट रूमेटिक कार्डाइटिस, यानी कि ये हार्ट के वॉल्व को इन्वॉल्व करेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, पेशेंट डांस करने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद अर्थराइटिस हो जाएगी, उसने बहुत डांस किया है तो उसके पाँव में, इसकी जस्ट मैंने निमोनिक्स बताया, मैं जस्ट एक निमोनिक्स बता रही हूँ, ठीक है। तो उसकी जॉइंट्स में पेन हो जाएगी, पेन होने के कारण क्या होगा, एरेथेमा मार्जिनेटम हो जाएगा, उसे रिंग पस्चुल मैक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, और उसके टेंडेंस में भी नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, क्योंकि उसने इतना डांस किया है। किसके कारण, ये उसके हार्ट के वॉल्व, हार्ट के लेयर जो इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो आपको ये एक निमोनिक के तौर पे भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे, इसकी मैनेजमेंट को देखेंगे, ठीक है। तो इसके मैनेजमेंट के 3 एम्स है। पहला क्या होगा कि हमें पेशेंट हमें क्या करना होगा, पहला कार्डियक डैमेज को लिमिट करना, क्योंकि अगर मोस्ट ऑफ द कार्डियक डैमेज हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द कार्डियक डैमेज होंगी तो ज़्यादा डैमेज होगी सिस्टमिकली, ठीक है। तो कार्डियक डैमेज को हम लोगों को लिमिट करना होगा, पहला मैनेजमेंट। दूसरा मैनेजमेंट क्या होगा कि हमें पेशेंट को सिम्टोमेटिकली रिलीफ देना होगा, यानी कि सिम्टम्स कुछ ऐसा करना होगा कि सिम्टम्स कम दिखें, उन्हें प्रॉब्लम कम हो, ठीक है, पेन, ये इन्फ्लामेशन, ये सब कम हो। और तीसरा ये है कि हमें उस स्ट्रेप्टोकोकस को इरेडिकेट करना है बाय गिविंग एंटीबायोटिक थेरेपी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट को बेड रेस्ट करने के लिए कहेंगे, ठीक है। पहला मैनेजमेंट ये होगा, क्योंकि बेड रेस्ट से क्या होगा, ये लिमिट करेगा डिजीज के प्रोग्रेशन को, ठीक है। और रेस्ट करने से क्या होगा, टेम्परेचर भी सेटल डाउन हो जाएगा। ल्यूकोसाइड काउंट, ESR कुछ टाइम लेती है सेटल डाउन होने के लिए, तो इसके कारण बेड रेस्ट ज़रूरी। एक्यूट रूमेटिक कार्डाइटिस वाले पेशेंट को, ठीक है, जिनकी हार्ट के लेयर की इन्वॉल्वमेंट हुई है, इन्फ्लामेशन हुई है, उसे तो 2 to 6 वीक्स तक रेस्ट करना होगा, बेड रेस्ट, ठीक है, नेसेसरी है उनके लिए। उसके बाद क्या होगा कि हम पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर क्या आ जाएगा, एस्पिरिन आ जाएगा। ये सीवियर अर्थराइटिस विथ कार्डाइटिस वाले पेशेंट को देंगे, ठीक है। कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि वो स्ट्रेप्टोकोकस वाली बैक्टीरिया, ये तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, यानी कि इन्फ्लामेशन को ये कम करने का काम करने लगा, यानी कि ये सिम्टोमेटिक रिलीफ दिया पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेलिसाइलेट भी दे सेलिसाइलेट्स भी देंगे, जिसके अंदर आता है एस्पिरिन, ठीक है। एस्पिरिन के लार्ज डोज को देंगे, ठीक है, मगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। चिल्ड्रन में अलग डोज देंगे और एडल्ट में अलग डोज देंगे, जितना कि वो टॉलरेट कर सके, मगर फिर भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे, जैसे कि नोजिया होगा, ठीक है, डिफिनेस होगा, एसिडोसिस, ऐसे सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे एस्पिरिन के हाई डोज देने के कारण, क्योंकि इन्फ्लामेशन और पेन को भी कम करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, जो हम लोग बात कर रहे थे, एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इरेडिकेट हो जाए बॉडी से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पेशेंट को सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक जो हम लोग रूमेटिक फीवर, एक्यूट रूमेटिक फीवर वाले पेशेंट को देंगे वो है पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन देंगे, ठीक है। अगर पेशेंट एलर्जिक है पेनिसिलिन का तो उसे हम लोग एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं या फिर सल्फोनामाइड दे सकते हैं, ठीक है। सो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के बारे में मैंने बताया अभी। तो एक्यूट रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में आया एक्यूट रूमेटिक फीवर, उसकी पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स एंड उसकी मैनेजमेंट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जो कि आप लोगों को पता ही है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।